आप सबका स्वागत है बैंक साथी यूट्यूब चैनल पर। आज हम कवर करेंगे आरबीआई न्यूज़ जो जनवरी मंथ का है वो कवर करेंगे। इसमें आपको करंट अफेयर्स प्लस एमसीक्यूज मिलने वाले हैं। और ये जो सीरीज़ है जनवरी मंथ से चालू हो रही है और इस सीरीज़ का जो मैंने नाम रखा है आरबीआई मैपिंग हब रखा है, जिसमें आरबीआई की जो भी न्यूज़ है हम उसको कवर करेंगे। और आपको इस फॉर्मेट में ये मिलने वाला है जिसमें आपको पहला क्वेश्चन मिलेगा, जिसमें आपको जो क्वेश्चन मिल रहा है वो रेड फॉर्म में मिल रहा है ना, रेड फ्रंट में फॉन्ट में मिल रहा है। और इसके बाद आपको इसका एक्सप्लेनेशन मिलेगा, जो भी एक क्वेश्चन है इसका जो करंट अफेयर्स है उसका एक्सप्लेनेशन मिलेगा। उसके बाद आपको वापस से जो करंट अफेयर्स है उसके ऊपर 2 से 3 एमसीक्यूज वापस से मिलेंगे। तो ये कुछ ऐसा रहने वाला है ये सीरीज़। और अब ये जनवरी मंथ से स्टार्ट होगा और उसके बाद फिर नेक्स्ट जो अपकमिंग मंथ्स है उधर भी आपको ऐसे ही कंटेंट मिलने वाला है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम पहले क्वेश्चन के ऊपर पढ़ते हैं। तो ये आ रहा है, इन दी कॉन्टेस्ट ऑफ आरबीआई अनाउंसमेंट टू इंजेक्ट लिक्विडिटी इनटू द बैंकिंग सिस्टम, हाउ मच टोटल कैपिटल इज ब्रिंग इन्फ्यूस्ड थ्रू अ सीरीज ऑफ स्टेप। कितना जो है आरबीआई पैसा बैंकिंग सिस्टम में डाल रहा है। तो इसका आपको ऑप्शन मिलेगा 1.5 लाख करोड़, 1.5 करोड़, 2 लाख करोड़, 50,000 करोड़, 5 लाख करोड़। तो इसका आंसर बताइए क्या हो सकता है। तो इसका जो आंसर है आपको ए मिलने वाला है, जो कि है 1.5 लाख करोड़। तो आरबीआई ने अभी रिसेंटली अनाउंस किया था कि आरबीआई अ सीरीज ऑफ स्टेप टू इंजेक्ट अबाउट 1.5 लाख करोड़, और ये बैंकिंग सिस्टम में डाला जाएगा फेज मैनर में। और ये करने का सबसे बड़ा कारण यही है कि आरबीआई ने अभी एक इंटरवेंशन किया था सेलिंग डॉलर टू इंडियन रुपी को स्टेबलाइज करने के लिए। तो उसी को जो है सॉल्व करने के लिए आरबीआई कुछ 1.5 लाख करोड़ जो है इंजेक्ट करने वाला है बैंकिंग सिस्टम में, जिसमें आपको मिलेगा कि ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू जो है जीसेक परचेज किया जाएगा और उसमें 60,000 करोड़ जो है दिए जाएंगे इन 3 टेंसेस। तो आप देख सकते हो 30 जनवरी, 13 फरवरी और 20 फरवरी 2025 में जो है ये 60,000 करोड़ रुपए जो है उठाए जाएंगे बाय ओ ओ की बात करें तो ये होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन, जिसके अंतर्गत जो है आरबीआई बाय और सेल करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ क्या रहती है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एक तरह का पेपर रहता है जिसमें गवर्नमेंट लिख के देती है कि हम जो है आपको इतने टाइम के बाद इतना पैसे देंगे। इसको एक छोटे से एग्जांपल समझते हैं तो आपको अच्छे समझ आएगा। अब मान लीजिए आपको एक पर्सन हो और आपको जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदनी है, ठीक है। तो एक नॉर्मल सा पेपर होगा, इसमें गवर्नमेंट लिख के देगा कि हम आपको 10 साल के बाद जो है इतना % ब्याज देंगे, ठीक है। तो वो चीज़ लिखी रहती है। तो 10 साल के बाद अगर आपके पास ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो और जो भी आरबीआई है उसको अगर आप वापस से गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेच देते हो वापस, तो आपको जो भी मूल भाव मिलनी चाहिए वो आपको वापस मिल जाएगा, ठीक है। जो भी आपको इंटरेस्ट मिलनी चाहिए वो मिल जाएगा। और ये जीसेक आप जो है बैंक एसबीआई के थ्रू जो है आप खरीद सकते हो। तो ये जीसेक बेचने का काम ये रहता है कि जो भी बैंकिंग सिस्टम है उसको रेगुलेट करने का। इवन बैंक्स जो है, जो बैंक्स भी अपने पास जो है जीसेक रखी रहती है, जिसकी वजह से अगर कोई रिस्क हो गया तो उसको जो है हैंडल करने के लिए। तो हम उसके बारे में नहीं पढ़ेंगे। ये एक तरह का मॉनिटरी टूल है ओ जिसको मार्केट ओपन ऑपरेशन बोला जाता है, जिसके अंतर्गत आरबीआई जो है बाय और सेल करता है जीसेक। ये चीज़ आपको समझनी है। नेक्स्ट जो है टर्म वो है वेरिएबल रेट रेपो। तो इसके लिए जो है वेरिएबल रेट रेपो में आरबीआई कुछ 50,000 करोड़ रुपए जो है देने वाला है, और ये दिया जाएगा 31 मार्च 2025 तक, ठीक है। और इसकी जो टर्नओवर रहने वाली है वो स्टार्ट होगी 7 फरवरी 2025 से और ख़त्म होगी मार्च 31 2025 तक। मतलब ये टोटल 56 डे लंबा जो है इसका टर्नओवर होने वाला है। उसके बाद आरबीआई के पास कुछ यूएस डॉलर भी पड़े हुए हैं और यूएस डॉलर को जो है इंडियन रुपीज़ में सेल करने वाला है, ठीक है। बाय और सेल स्वैप होने वाला है, जिसके अंदर बोला जा रहा है कुछ 5 बिलियन जो है एज अ एक्सचेंज किया जाएगा इंडियन रुपीज़ में जो यूएस डॉलर है उसको, और जिसके से जो भी फॉरेन रिजर्व है उसको ठीक किया जाए, ठीक है। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आरबीआई ने फॉरेन रिजर्व के बीच में आ गई थी कुछ जो डॉलर जो है बहुत ज़्यादा सेल कर दिया था, तो वो को स्टेबलाइज करने के लिए, उसी चीज़ को स्टेबलाइज करने के लिए आरबीआई अब ये सारे स्टेप्स उठा रही है। तो आप देख सकते हो ये कुछ 60,000 करोड़ रुपए जो है ओ के थ्रू लिया जा रहा है। उसके बाद 15,000 करोड़ जो है वेरिएबल रेट रेपो के थ्रू लिया जा रहा है, और कुछ 5 बिलियन मतलब कुछ 40,000 करोड़ के आसपास जो है आप देख सकते हो जो यूएस डॉलर है उसके थ्रू ले जा रहा है। तो टोटल हो गया 1.5 लाख करोड़ रुपीज़। तो टोटल जो है 1.5 लाख करोड़ रुपीज़ जो है इस 3 स्टेप उठाते हुए लिया जा रहा है। अब वेरिएबल रेपो रेट के बारे में हम आगे स्लाइड में कवर करेंगे। एक और न्यूज़ है तो हम उधर अच्छे से कवर करेंगे। अभी आप इतना समझो कि ये एक तरह का शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी रहती है, जिसके अंतर्गत आरबीआई जो है जो भी बैंक होता है उसको लैंड करता है मनी, और ये जो है लोअर देन दी रेपो रेट होता है।
रेपो रेट क्या होता है, जिसमें जो भी कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो आरबीआई से जब मनी बोरो करते हैं तो उसको बोला जाता है रेप, जो मनी बोरो किया जाता है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगता है उसको बोला जाता है रेपो रेट। अभी अगर करंट में माने तो रेपो रेट कितना है 6.5%, और वीआरआर जो रहता है वेरिएबल रेट रेपो, इसके अंतर्गत आप जो है 6.5%, जो भी बैंक है वो जो है 6.5% से कम में जो है लोन ले सकता है, ठीक है, या तो मनी जो है बोरो कर सकता है आरबीआई से, और इसका जो टर्म होगा वो 14 दिन तक ही रह सकता है। ये शॉर्ट टर्म के लिए लिया जाता है, तो आपको ध्यान देना है कि ये जो है शॉर्ट टर्म के लिए लिया जाता है और सिर्फ 14 दिन के लिए लिया जाता है। अगर एज ऑफ जनवरी 2025 की बात करें तो बैंकिंग सेक्टर में जो है अभी 2.82 लाख करोड़ का जो है शॉर्टफॉल है, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। 2.82 लाख करोड़ रुपए का जो है शॉर्टफॉल है बैंकिंग सिस्टम में, और इसी शॉर्टफॉल को सॉल्व करने के लिए आरबीआई ने ऐसा स्टेप उठाया है। अब इसके बेसिस पे हम कुछ एमसीक्यूज लगाते हैं। तो आप देख सकते हो पहला जो क्वेश्चन मिलेगा आपको, हाउ डज द वेरिएबल रेट रेपो मैकेनिज्म सपोर्ट लिक्विडिटी इन द बैंकिंग सिस्टम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ स्ट्रेस। कैसे अगर बैंकिंग सिस्टम को पैसे की नीड होती है, कैसे जो वीआरआर मैकेनिज्म हेल्प करता है कि जो बैंकिंग सिस्टम है अपना सिस्टम जो भी लिक्विडिटी है उसको सॉल्व करे। तो इसमें आप ऑप्शन देख सकते हो, पहला ऑप्शन है इट अलाउ आरबीआई टू सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटी टू मार्केट। दूसरा ऑप्शन इट प्रोवाइड अ शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी टू बैंक एट मार्केट डिटरमाइंड रेट। तीसरा इट रेगुलेट द एक्सचेंज रेट थ्रू करेंसी स्वैप। चौथा इट इन्वॉल्व, ये तो हो नहीं सकता, करेंसी स्वैप वाला तो कुछ है नहीं इसमें, ठीक है, इट इन्वॉल्व्स द सेंट्रल गवर्नमेंट इंजेक्टिंग फंड डायरेक्टली इनटू द बैंक, ये भी नहीं है, डायरेक्टली बैंक को डाला नहीं जाता। इट इज यूज टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं किया जाता, ठीक है इससे। उसके बाद इट अलाउ, पहले अब दो ऑप्शन में आपको कंफ्यूजन हो रही होगी, क्या ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के साथ कुछ भी लिंक है वीआरआर का? नहीं है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज किसका लिंक है? OMO, मतलब ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है वो लिंक है गवर्नमेंट सिक्योरिटी के साथ, तो ये भी ऑप्शन नहीं हुआ। तो सीधा आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया हमारा बी। ये एक तरह का शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी रहती है जो कि मार्केट डिटरमाइंड रेट में दिया जाता है और ये बिलो द रेपो रेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि व्हाट विल बी द टोटल अमाउंट, कितना टोटल अमाउंट लिक्विडिटी इंजेक्टेड इनटू द बैंकिंग सिस्टम थ्रू द आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशन एंड वेरिएबल रेट ऑपरेशन मेजर एज पर द लेटेस्ट अनाउंसमेंट। कितना जो है पैसा OMO के अंतर्गत और VRR के अंतर्गत दिया गया है? तो इसका आंसर अभी हमने देखा कितना था, 60,000 करोड़ दिया गया था OMO के अंतर्गत और 50,000 करोड़ रुपए दिए गए थे VRR के अंतर्गत, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, और यहाँ से आपको कन्फ्यूजन नहीं होना कि जो VRR के अंतर्गत है, इसमें आपको देख सकते हो ऑप्शन दिया हुआ है VRR के अंतर्गत 50,000 करोड़ और 60,000 करोड़ जो है वाया कैपिटल इन्फ्लेशन, तो ये तो गलत है सीधा, तो ये तो आपको ध्यान देना ही नहीं है, ठीक है। तो आपको इसका आंसर क्या मिल गया? आपको बी मिल गया सीधे के सीधे। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं, नेक्स्ट कंडीशन बढ़ते हैं। तो अभी हु इज द चेयरपर्सन ऑफ द आरबीआई 5 मेंबर स्टैंडिंग एक्सटर्नल एडवाइजरी कमिटी फॉर्म टू रिव्यू यूनिवर्सल बैंक एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक एप्लीकेशन। तो ये एक तरह की कमेटी बनाई गई है, इस कमेटी का नाम क्या है? स्टैंडिंग एक्सटर्नल एडवाइजरी कमेटी, और ये 5 मेंबर की कमेटी है जो कि आरबीआई ने रिसेंटली फॉर्म किया है, जिनका काम होने वाला है जो भी यूनिवर्सल बैंक होते हैं और जो भी स्मॉल फाइनेंस बैंक के एप्लीकेशन होते हैं उसको रिव्यू करना और उसके ऊपर रिपोर्ट प्रोवाइड करना। तो इसके जो है चेयरपर्सन कौन है, इसके ऊपर आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन आपको मिलेगा शशिकांता दास, उज्जैन उर्जित पटेल जी, उसके बाद अय्यर और NS कनन और MK जैन जी, ठीक है, महेश कुमार जैन जी, इनको जो है रीअपॉइंट भी किया गया है आरबीआई के द्वारा, जो कि एज अ ED की तरह काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एज अ डिप्यूटी गवर्नर की तरह काम कर रहे हैं, और इनका जो है रिसेंटली रीअपॉइंटमेंट हुआ, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। तो इसका आंसर क्या होने वाला है वो आप सोचिए और बताइए। तो इसका आंसर जो है आपको मिलेगा, जो कि है MK जैन जी। MK जैन को एज अ स्टैंडिंग एक्सटर्नल एडवाइजरी कमेटी का जो है 5 मेंबर जो बनने वाली है, इसके जो है एज अ चीफ मेंबर बनाए गए हैं। और अगर इसकी बात करें ये NS कनन जी की, तो ये जो है ICICI प्रूडेंशियल के CEO हैं और इनको भी जो है एज अ मेंबर सेट किया गया है। उसको हम आगे देखते हैं। शशिकांत दास के बारे में पता हो, गवर्नर है हमारे अभी रिसेंटली आरबीआई के, और उर्जित पटेल जो है फॉर्मर गवर्नर थे, ठीक है। तो अब दोनों के बीच में थोड़ा डिफरेंस भी पढ़ लेते हैं, क्या होता है यूनिवर्सल बैंक और क्या होता है स्मॉल फाइनेंस बैंक। देखिए यूनिवर्सल बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक जो रहता है, इसके बीच में मेजर डिफरेंस यही है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर जो है लैंडिंग में जो है रिस्ट्रिक्शन रहती है। ऐसा नहीं होता कि
नो रिस्ट्रिक्शन के हिसाब से जो है लैंडिंग नहीं कर सकती, उनके ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन होती है, उसके बेसिस पे ही जो है ये लैंडिंग कर पाती है। लेकिन यूनिवर्सल बैंक के ऊपर ऐसा कोई जो भी लैंड करना होता है उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहती, वो कैसी भी जो है वो लैंड कर सकती है। और स्मॉल फाइनेंस बैंक अगर क्रिएट करना है, अगर नया स्मॉल फाइनेंस बैंक बनाना है तो उसके लिए जो है 200 करोड़ रुपए होने चाहिए, और अगर यूनिवर्सल बैंक बनना है तो उसके लिए जो है 500 करोड़ रुपए होने चाहिए। और स्मॉल फाइनेंस बैंक ज़्यादा से ज़्यादा जो भी लोन देती है उस वो जो है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग को देती है। 75% जो है लोन जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग होती है उसको दी जाती है, और जो यूनिवर्सल बैंक होता है वो 40% के आसपास जो है देता है, ठीक है। तो ये भी आपको एक पॉइंट ध्यान देना है। अब हम इस न्यूज़ को कवर करते हैं, क्या था ये स्टैंडिंग एक्सटर्नल एडवाइजरी कमेटी, इसको कवर करते हैं। तो जो स्टैंडिंग एडवाइजरी कमेटी था, तो ये इसको फॉर्म किया था बाय आरबीआई, जिसको चेयर कर रहे हैं एम.के. जैन जी, जो कि फॉर्मर डिप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई है, ठीक है। और इनको अभी ऑपोजिट ही अपॉइंट किया गया है, और इनको अपॉइंट किया गया है कि एवल्यूट किया जाए एप्लीकेशन फॉर दी अर्बन बैंक्स और स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है उनके लिए। तो इसमें आप अदर्स मेंबर देख सकते हो, एक तो ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई के जो डायरेक्टर है अय्यर, इनको सेलेक्ट किया गया है। इसके साथ जो ईडी है आरबीआई के, उनको सेलेक्ट किया गया है। उसके साथ जो हेमंत जी कॉन्ट्रैक्टर, ये जो है फॉर्मर एमडी है एसबीआई, और फॉर्मर चेयरपर्सन भी है पीएफआरडीए का, मतलब पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट फंड के जो है फॉर्मल चेयरपर्सन भी रह चुके, तो इनको भी एज अ मेंबर सेलेक्ट किया गया है। और एमडी एंड सीईओ ऑफ आईसीआईसी प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस जो कि एनएस कनन जी है, तो इनको भी सिलेक्ट किया गया है एज अ मेंबर। तो ये 5 मेंबर के नाम आपको याद रखने हैं। तो अब ये कमेटी बनाई क्यों, हम उसको कवर करते हैं। तो आरबीआई विल फर्स्ट असिस्ट द जो अर्बन बैंक, यूनिवर्सल बैंक है और स्मॉल फाइनेंस बैंक है, उनकी एलिजिबिलिटी बाय फॉलोइंग बाय द जो भी एक्सपर्ट की कमेटी की जो भी एवोल्यूशन होगा उसके द्वारा, ठीक है। तो द कमेटी विल नॉट रिव्यू जो स्मॉल फाइनेंस बैंक अप्लाई फॉर यूनिवर्सल बैंक, जैसे कि अभी ए स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में पता होगा कि ए स्मॉल फाइनेंस बैंक ने जो है अप्लाई किया कि वो जो है यूनिवर्सल बैंक बनना चाहती है, तो वो सारे बैंक जो है एप्लीकेबल नहीं होंगे, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। ये जो भी कमेटी है ये रिव्यू नहीं करेगी वो एप्लीकेशन जो स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अप्लाई किया है, अप्लाई करके रखा हुआ है एज अ यूनिवर्सल बैंक के लाइसेंस के लिए, तो वो एप्लीकेबल नहीं होंगे। बाकी सारे जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है या जो यूनिवर्सल बैंक है उनको जो है किया जाएगा। तो अभी कौन कौन से एप्लीकेंट ऐसे हैं जो कि यूनिवर्सल बैंक बनना चाहते हैं और जो स्मॉल फाइनेंस बैंक बनना चाहते हैं, उसको भी हम एक एक करके कवर करते हैं। तो 2 तरह के यूनिवर्सल लाइसेंस लेने के लिए आए हैं। एक है ए स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया। ए स्मॉल फाइनेंस बैंक ने जो है मर्ज किया था फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस के बाद स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ, और अब जो है टोटल 11 स्मॉल फाइनेंस बैंक है हमारे इंडिया में। पहले 12 था, आफ्टर दिस मर्जर फिनकेयर जो है मर्ज हो गया ए स्मॉल फाइनेंस के बाद, उसके बाद से जो है 11 स्मॉल फाइनेंस बैंक हमारे अभी के लिए इंडिया में अभी है। और दूसरा जो है अनुपर्णा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, ये भी जो है यूनिवर्सल बैंक के लाइसेंस के लिए जो है एप्लीकेंट बने हुए हैं। तो ये 2 बैंक जो है इनके ऊपर जो है ये कमेटी कुछ रिव्यू नहीं करेगी। इसके साथ ही 2 पेमेंट बैंक ऐसे है जैसे फिनो पेमेंट बैंक और वीएफएस कैपिटल, तो ये दोनों ने जो है स्मॉल फाइनेंस बैंक के लाइसेंस के लिए भी अप्लाई किया है। तो ये टोटल 4 बैंक ऐसे हैं जिनके ऊपर जो है रिव्यू नहीं की जाएगी, और बाकी जो भी स्मॉल फाइनेंस बैंक है उनके ऊपर जो है एक्सपर्ट कमेटी जो है रिव्यू करेगी उनके एप्लीकेशन कैसे वो एलिजिबिलिटी उनकी होनी चाहिए, तो उसके ऊपर जो है असिस्ट करने का काम ये होने वाला है, ठीक है। तो क्या पता कुछ रूल्स चेंज कर दिया जाए, जैसे कि स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए पहले जो था वो 100 करोड़ था, अब 100 करोड़ से बढ़ा के 200 करोड़ कर दिया। क्या पता 200 की जगह बोले कि 300 करोड़ कर देंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो वो सब चेंजेस जो है ये कमेटी करेगी, ठीक है। तो जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो 4 हैं इनके ऊपर तो एप्लीकेबल नहीं है, बाकी जो भी यूनिवर्सल बैंक है और जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है उसके लिए उनके लिए जो है एप्लीकेबल है। तो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन लगाते हैं। तो इसमें आपको पहला क्वेश्चन मिलेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द रोल ऑफ स्टैंडिंग एक्सटर्नल एडवाइजरी कमेटी पैनल। तो इसका आप पहला ऑप्शन देख सकते हो, इट विल असिस्ट एलिजिबिलिटी एंड इवैल्यूएट एप्लीकेशन फॉर यूनिवर्सल बैंक एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक। हाँ, ये थोड़ा थोड़ा लग रहा है आंसर ना। दूसरा कवर करते हैं, दूसरे भी ऑप्शन कवर करना बहुत जरूरी है। तो इसका दूसरा ऑप्शन मिलेगा बी ऑप्शन, इट विल डायरेक्टली ग्रांट बैंकिंग लाइसेंस टू एलिजिबल जो भी एप्लीकेंट है उनको बैंकिंग लाइसेंस देने का काम करता है। नहीं, ऐसा तो नहीं है ना कि बैंकिंग लाइसेंस तो नहीं दे रहा है ये कमेटी। और इट ओवरव्यू द ऑपरेशन परफॉर्मेंस ऑफ एग्जिस्टिंग जो यूनिवर्सल बैंक है और फिर जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इसका जो परफॉर्मेंस है उसको ओवरसी करने का काम कर रहा है। नहीं, ये भी नहीं है ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, इट विल ओनली रिव्यू एप्लीकेशन फ्रॉम स्मॉल फाइनेंस बैंक। सिर्फ स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है कन्वर्ट हो रहे हैं अर्बन ही आ रहा है, अर्बन यूनिवर्सल बैंक, तो उसका जो एप्लीकेशन है उसी को रिव्यू करेगा। नहीं, ये भी नहीं है।
इट विल मॉनिटर फाइनेंशियल फ्रॉड इन बैंक्स, तो ये भी नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन जो है आपको ए मिलने वाला है। तो ये कमेटी बनाने का ओनली रीज़न यही है कि जो भी एप्लीकेशन है फॉर यूनिवर्सल बैंक या स्मॉल फाइनेंस बैंक, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है उसको एवेल्यूट करने का, ठीक है। तो इसी के लिए जो है ये कमेटी बनाई गई है। नेक्स्ट एमसीक्यू में बढ़े, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टैंडिंग एक्सटर्नल एडवाइजरी कमेटी मेंबर इन द फॉलोइंग। कौन सा जो मेंबर इनकरेक्ट है वो आपको बताना है। पहले आपको ऑप्शन मिल रहा होगा अय्यर, जो कि डायरेक्टर है सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई के। दूसरा जो ऑप्शन मिल रहा होगा वो फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं आरबीआई के। तीसरे जो है हेमंत जी कॉन्ट्रैक्टर, जो कि फॉर्मर एमडी है एसबीआई के और फॉर्मर चेयरपर्सन है जो पेंशन जो रेगुलेट करता है उस फंड का। उसके बाद नेक्स्ट जो है एमडी एंड सीईओ ऑफ एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस देकर रखा है आपको, कौन है? एनएस कनन जी। उसके बाद एमके जैन जो कि चेयरपर्सन है और फॉर्मर आरबीआई के जो है डिप्यूटी गवर्नर भी है। तो बताना है आपको कौन सा ऑप्शन जो है इसमें क्या है, इनकरेक्ट है। ये आपको ध्यान देना है, इनकरेक्ट लिखा है मैंने, ना कि करेक्ट लिखा है। तो इसमें से आपको कौन सा इनकरेक्ट लग रहा है? अब आप बोलोगे सर आपने तो सारे के सारे नाम दिए हैं, सारे नाम सही है, तो इसमें से गलत क्या है? तो इसमें से गलत है एचडीएफसी, क्योंकि ये एचडीएफसी नहीं बल्कि आईसीआईसी प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस इसका आंसर होना चाहिए। तो जो एनएस खन्ना जी है ये आईसीआईसी प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के क्या है, ये जो है एज अ एमडी एंड सीईओ है फॉर्मर, और अब जो है इनको एज अ मेंबर भी अपॉइंट किया गया है स्टैंडिंग एक्सटर्नल एडवाइजरी कमेटी का। तो इस सबको ध्यान देनी है। नेक्स्ट न्यूज़ में बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ है कि आरबीआई ने एक रिवाइज गाइडलाइन लॉन्च किया है, और कौन सी कमेटी बनाई गई है टू इवैल्यूएट सेटलमेंट फॉर ड्यू एग्जिटिंग 1 करोड़ रुपीज़। तो 1 करोड़ रुपीज़ अगर कोई एग्जिट कर जाता है तो उसके लिए कौन सी कमेटी बनाई गई है, इसका आपको आंसर बताना है। तो इसमें इसका ऑप्शन आप देख सकते हो, ए रिस्क मैनेजमेंट कमेटी बनाई गई है, ऑडिट कमेटी बनाई गई है, इंडिपेंडेंट एडवाइजरी कमेटी बनाई गई है, एसिड वैल्यूएशन कमेटी बनाई गई है, एक कंप्लायंस रिव्यू बोर्ड बनाई गई है। तो इसका आंसर बताइए क्या हो सकता है। और मैं आपको इधर एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि मैं आपको ऐसा नहीं कि इजी से क्वेश्चन दे दूंगा और आपको बोलूँगा हाँ भाई बहुत अच्छा कर लिया, वैसा नहीं करने वाला मैं कुछ। इधर आपको क्वेश्चन जो है थोड़े हाई लेवल के मिलने वाले हैं, मॉडरेट टू हाई लेवल के मिलेंगे, बिकॉज तभी आप जो है एग्जाम के लिए रेडी हो पाओगे। आपको अगर मैं इजी से क्वेश्चन करा दूँ, ठीक है, तो आप तो मोस्टली कर ही लोगे। इजी क्वेश्चन तो हर कोई कर लेगा, आपको हर जगह मिल जाएगा। बट जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है उसमें आपको एक तो समझने में हेल्प होती है, और डिफिकल्ट क्वेश्चन जब फेस होता है तो एग्जाम का अगर एग्जाम में भी अगर क्वेश्चन हार्ड आ गया तब भी आप उसको कर सकते हो, ठीक है। तो इसी के लिए आपको जो है इधर क्वेश्चन भी जो है मॉडरेट टू डिफिकल्टी मिलने वाला है, ठीक है। अब हम वापस अपने टॉपिक में आते हैं, तो इसका आंसर बताइए चलिए। तो इसका जो है आंसर होने वाला है इंडिपेंडेंट एडवाइजरी कमेटी। तो इंडिपेंडेंट एडवाइजरी कमेटी को जो है अपॉइंट किया गया है आरबीआई के द्वारा, जो कि हैंडल करेगा जो भी सेटलमेंट जो है 1 करोड़ से ज़्यादा हो जाता है। अब इसका न्यूज़ जो है हम इसको कवर करते हैं, इसका करंट अफेयर्स कवर करते हैं। तो आरबीआई ने एक रिवाइज गाइडलाइन लॉन्च किया गया है फॉर सेटलमेंट ऑफ ड्यू पेएबल बाय बोरोवर टू जो भी एआरसीज रहते हैं इनको। एसिड रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, ये कौन सी कंपनीज होती है? ये वो कंपनीज होती है जो कि बैड लोन उठाती है। जो भी बैंक अपना लोन देती है उसके बाद कोई पर्सन अगर कोलैटरल देता है, उसका वो पर्सन कोलैटरल देने के बाद अगर वो पर्सन लोन नहीं चुका पाता तो उसका कोलैटरल, जैसे मान लीजिए प्रॉपर्टी है, तो वो जो है बैंक के पास आ जाता है। तो वो बैंक के पास आने के बाद वो प्रॉपर्टी बैंक जब नहीं बेच पाता तो वो जो है एक तरह का बैड लोन बन जाता है, और वो बैड लोन दिया जाता है एआरसीज को। और ये एआरसीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस बैड लोन को बेचना और उसका जो है सही प्राइस लेके आना। तो ये एआरसी का काम है, और इसके अंतर्गत बोला गया कि जो भी बोरोवर अपना सेटलमेंट नहीं कर पाते तो वो जो है एआरसीज के पास जा सकते हैं, और उसका जो सेटलमेंट है कैसे होने वाला है उसके ऊपर कुछ रूल्स और रेगुलेशन आरबीआई ने चेंज किए गए हैं। और ये किया गया है अंडर दी मास्टर डायरेक्शन आरबीआई डायरेक्शन 2024 के अंतर्गत, और ये सेक्शन 9 और सेक्शन 12 ऑफ सरफासी एक्ट 2002 के अंतर्गत आता है। और इसके अंतर्गत ये एम करता है कि ये इंप्रूव करेगा ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और एफिशिएंसी इन एआरसी सेटलमेंट्स। तो इसके बारे में हम कवर करते हैं, हम इतनी ज़्यादा बातें कर ही लिए तो इसके बारे में हम इसको कवर करते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई भी बोरोवर है, उसका आउटस्टैंडिंग ड्यू 1 करोड़ से ज़्यादा है, तो उस केस में एक इंडिपेंडेंट एडवाइजरी कमेटी बनाई जाएगी, और इसमें जो है फाइनेंस के थ्रू, लॉ के थ्रू और टेक्निकल फील्ड के थ्रू जो है एक्सपर्ट सेलेक्ट किए जाएंगे। और ये जो एआरसीज है इनका काम रहेगा कि रिव्यू करना प्रपोजल फॉर चेंजेस और टेक ओवर इन बोरोवर मैनेजमेंट। जो भी बोरोवर मैनेजमेंट है उसका रिव्यू करना प्रपोजल फॉर चेंजेस और टेक ओवर के लिए, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। उसके बाद एक कमेटी और बनाई जाएगी, एक कमेटी नहीं एक और रूल और रखा गया है, अगर 1 करोड़ और उससे नीचे
अगर किसी का आउटस्टैंडिंग ड्यू हो तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में कैन बी अप्रूव बाय एन ऑफिशियल नॉट इन्वॉल्व इन द एक्वेशन, जो भी एक्वेशन में इन्वॉल्व नहीं है वो जो है इसका अप्रूव कर सकते हैं, और इसमें जो है इंडिपेंडेंट और एक पार्ट ऑफ द कमेटी के मेंबर्स भी हो सकते हैं। इस कमेटी को जो है लीड करेंगे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, और इसके अंतर्गत बोला गया है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है कम से कम 2 होने पड़ेंगे, या तो 33% ऑफ जो बोर्ड का जो टोटल स्ट्रेंथ है वो रहना पड़ेगा। तो इसमें एक तरह का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने का काम, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है इस कमेटी को चेयर करने वाला है, और जो IAC है इसके अंतर्गत जो है एक्सपर्ट को सिलेक्ट किया जाएगा, ऐसा कुछ कहना है RBI का। अब नए रूल के अंतर्गत क्या कहना है कि जो भी ARCs है, हर एक ARCs इनके पास जो है बोर्ड अप्रूव पॉलिसी होनी चाहिए, जो भी सेटलमेंट बोरोइंग ड्यूज है उसके लिए, ठीक है। और दिस पॉलिसी शुड इंक्लूड की डिटेल लाइक ऑफ डेट, कौन से डेट तक जो है वन टाइम सेटलमेंट हो जाएगा उसका डेट बताने के लिए बोला गया है। उसके साथ जो है कंसेशन बोला जा रहा है कि कितना जो है लोन साइज में कंसेशन दी जाएगी। उसके बाद मेथड फॉर वैल्यूइंग ड्यू, ये सब बताया जा रहा है, ये सब बोला जा रहा है, ये सब जो है चेंजेस किए जा रहे हैं। और एडिशनली बोला गया है कि जो भी ARCs बोर्ड है उसके पास कम से कम 2 जो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रहने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको मैंने ऑलरेडी बताया, तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। तो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन लगाते हैं। तो इसमें आपको मिलेगा व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रिक्वायर्ड इन द इंडिपेंडेंट एडवाइजरी कमेटी में, कितने जो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए। तो इसका आपको ऑप्शन मिलेगा कम से कम 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो चाहिए, ए ऑप्शन आपको ये बोल रहा है। बी ऑप्शन बोल रहा है 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और 33% ऑफ द बोर्ड स्ट्रेंथ, जो भी ज़्यादा होगा वो। या तो सी बताया जा रहा है ऑप्शन मिनिमम 3 जो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होनी चाहिए। अब आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा कि 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो बताए गए थे, तो ऑप्शन ये हो सकता है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन है 50% ऑफ द टोटल बोर्ड मेंबर मस्ट बी इंडिपेंडेंट, 50% ऑफ द टोटल जो है बोर्ड मेंबर इंडिपेंडेंट होने चाहिए। या चौथा ऑप्शन बोला जा रहा है नो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज रिक्वायर्ड, कोई भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है नहीं। तो इसका तो सीधा सीधा आंसर जो है आपको बी मिलने वाला है, ठीक है। तो या तो 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो या 30% ऑफ द बोर्ड स्ट्रेंथ हो, जो भी ज़्यादा होगा वही जो है इसका आंसर होने वाला है। इंडिपेंडेंट एडवाइजरी कमेटी का जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रहने वाला है इसके लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट चाहिए वो कितने, 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर या 33% ऑफ द जो बोर्ड स्ट्रेंथ है उसका। नेक्स्ट करंट अफेयर्स में बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट अंडर करंट अफेयर्स में बोला जा रहा है अंडर विच रेगुलेटरी फ्रेमवर्क RBI ने क्लासीफाई किया है NBFC इनटू द अपर लेयर सेगमेंट में। तो इसका ऑप्शन आपको मिलेगा बेसल 3 नॉर्म्स के अंतर्गत, या प्रूडेंशियल नॉर्म्स फॉर NBFC, स्केल बेस्ड रेगुलेटरी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल गाइडलाइंस, और RBI का जो एक्ट है 1934 उसके अंतर्गत, किसके अंतर्गत जो है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है क्लासीफाई किया गया है। तो ये आपको देखना है, याद रखना है अच्छे से, जो किया गया है ये स्केल बेस्ड रेगुलेशन के अंतर्गत किया गया है। तो ये आप देख सकते हो कि NBFC को जो है टोटल 4 कैटेगरी में बांटा जाता है, ठीक है। तो उसमें से एक कैटेगरी है अपर लेयर कैटेगरी। तो ये 4 कैटेगरी कौन कौन सी, हम उसको एक एक करके कवर करते हैं। कौन कौन सी 4 कैटेगरी जो है आती है किसके अंतर्गत, NBFC अपर लेयर के अंतर्गत। तो 4 कैटेगरी अगर हम देखें तो पहली कैटेगरी आपको मिलेगी बेस कैटेगरी, बेस लेयर, और दूसरी कैटेगरी आपको मिलेगी NBFC की मिड लेयर, तीसरी कैटेगरी आपको मिलेगी NBFC की अपर लेयर, और चौथी कैटेगरी मिलेगी NBFC की टॉप लेयर। इसके जो भी आपको मैंने आपको बताया, क्या क्या बताया आपको, बेस लेयर बताया मैंने आपको, मिड लेयर बताया आपको मैंने, अपर लेयर बताया मैंने आपको, और उसके बाद टॉप लेयर। और अभी के लिए जो है टॉप लेयर एम्प्टी पड़ा हुआ है, ठीक है। टॉप लेयर में कोई भी NBFC नहीं है। जो बेस लेयर है इसमें RBI का कम से कम रिस्ट्रिक्शन होती है, ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। उसके बाद मिड लेयर में जो है रिस्ट्रिक्शन बढ़ जाती है, और उसके बाद अपर लेयर में जो है रिस्ट्रिक्शन और ज़्यादा बढ़ जाती है, और टॉप लेयर में सबसे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन होती है, सब बैंक का रिस्ट्रिक्शन होती है, वैसे रिस्ट्रिक्शन होती है। लेकिन इसके बाद जो है NBFC को अलाउ भी किया जाता है लोन जो है साइज़ बढ़ा सकते हो, लोन ज़्यादा से ज़्यादा दे सकते हो। और ये करने का सबसे बड़ा कारण ये है कि लोन ज़्यादा दोगे तो रिस्क बढ़ेगा तो RBI को पिक्चर में आना पड़ेगा रेगुलेट करने के लिए। तो इसी के लिए जो है टॉप लेयर में उस वाले जो भी NBFC है उनको रखा जाता है, और ये NBFC जो है अपर लेयर से सेलेक्ट किया जाता है। तो अभी के केस में जो है टॉप लेयर में कोई भी NBFC नहीं है, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। अब ये भी जो न्यूज़ है इसको कवर कर दे, तो आपको मिलेगा कि RBI ने रिलीज़ किया है लिस्ट ऑफ NBFC जो कि अपर लेयर सेगमेंट के अंतर्गत आते हैं। टोटल जो है 15 ऐसे NBFC है जो कि अपर लेयर सेगमेंट के अंतर्गत आते हैं अंडर द स्केल बेस्ड रेगुलेशन, और ये किया गया है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025 में। तो इसमें आपको देख सकते हो कुछ 15 नाम, जैसे LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, बजाज फाइनेंस लिमिटेड, श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड जो है रीब्रांड हो चुका है और इसका ट्रू होम फाइनेंस लिमिटेड बन चुका है।
उसका टाटा सन प्राइवेट लिमिटेड, और बाकी नाम भी आप कवर कर सकते हो। इसमें से एक नाम आपको याद रखना है, मिथुल फाइनेंस। तो ये जो है ओनली लोन एनबीएफसी, ये सबको ध्यान देनी है, ठीक है। और जो कि अपर लेयर लिस्ट में इंक्लूड है, अपर लेयर का जो सेगमेंट है इसके अंतर्गत इंक्लूड है, ये सबको ध्यान देनी है। और इसके साथ आपको एक और पॉइंट याद रखना है कि आरबीआई ने जो है टाटा सन प्राइवेट लिमिटेड को एनबीएफसी लिस्ट में रखा हुआ है अपर लेयर के, बल्कि जो टाटा सन है इन्होंने बोला है कि ये डी रजिस्टर करना चाहते हैं इस लिस्ट से, तब भी जो है इस लिस्ट में जो है टाटा सन है। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कभी भी जो भी एक्सेप्शन लेते हैं वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसमें जो आपको एक्सेप्शन मिल रहा है वो टाटा सन मिल रहा है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर आप क्वेश्चन लगाते हो कुछ, तो विच ऑफ द फॉलोइंग एनबीएफसी फ्रॉम द अपर लेयर लिस्ट इज द ओनली गोल्ड लोन एनबीएफसी। तो मैंने अभी आपको बताया, तो इसका आंसर क्या होने वाला है, सी होने वाला है। मिथुट फाइनेंस लिमिटेड जो है ओनली गोल्ड एनबीएफसी है, जो कि अपर लेयर सेगमेंट के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो आप देख सकते हो मिथुल फाइनेंस। और इसमें से आपको बताना है कौन सा एनबीएफसी ऐसा है जो कि पार्ट नहीं है एनबीएफसी अपर लेयर लिस्ट फॉर 2024-25। तो इसका आपको ऑप्शन मिल रहा होगा आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड, फिर एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी लिमिटेड और बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। तो इसका तो आपको सीधा आंसर पता लग ही गया होगा कि एचडीएफसी जो है वो एक तरह का कमर्शियल और यूनिवर्सल बैंक है, तो एक तरह की एनबीएफसी नहीं है। तो आपको सीधा आंसर मिल गया, क्या आंसर, डी जो है इसका आंसर है। और बाकी सारे जो है इस लिस्ट में इंक्लूड है, ठीक। तो जो एनबीएफसी का जो लिस्ट है इसमें ये बाकी सारे हैं, और ये भी इंपॉर्टेंट है, और आपको सारे के सारे जो नाम है इसको ध्यान भी रखना है। अब वो टॉपिक आ गया जिसमें हम वीआरआर को समझते हैं, ठीक है। तो इससे पहले तो हम क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं। हाउ लॉन्ग कैन बैंक बोरो लिक्विडिटी अंडर द वीआरआर, वेरिएबल रेपो रेट मैकेनिज्म के अंतर्गत कितने दिन तक जो है पैसा जमा कर सकती है, ठीक है। तो पैसा ले सकती है, बोरो कर सकती है आरबीआई से, उसको आपको आंसर बताना है। इसका आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन ये आपको मिल रहा होगा, अप टू 7 डेज, अप टू 30 डेज, अप टू 14 डेज, अप टू 60 डेज, ऐसा कोई टर्नओवर होता नहीं है। तो इसका आंसर तो आपको पता लग ही गया होगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है, बताइए। तो इसका आंसर होगा सी, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि 14 दिन तक जो है आरबीआई से जो है बैंक बोरो कर सकता है मनी। अब इस टर्म का मतलब समझते हैं वीआरआर का मतलब। तो वेरिएबल रेपो रेट, रेपो रेट में क्या होता है कि बैंक जो है बोरो करता है आरबीआई से, और वो जो है बैंक जो है बोरो करता है आरबीआई से, और अभी अगर रेपो रेट देखें तो 6.5% है। और वीआरआर की बात करें तो वीआरआर के अंतर्गत बैंक जो है बोरो करता है आरबीआई से, लेकिन 6.5% से कम में जो है बोरो करता है, और वो मैक्स टू मैक्स 14 दिन तक कर सकता है, ठीक है। ये चीज़ है पूरा का पूरा क्वेश्चन का, जो मैंने वीआरआर का मतलब आपको समझा दिया। अब हम वीआरआर का मतलब के साथ अब हम ये समझते हैं क्या होता है वीआरआर ऑक्शन, बिकॉज आरबीआई ने डिसाइड किया है कि आरबीआई जो है कंडक्ट करने वाला है वीआरआर ऑक्शन, और ये किया जाएगा जनवरी 16 2025 से, क्योंकि जनवरी 16 2025 में पहला वीआरआर ऑक्शन हुआ था, जिसके अंतर्गत जो भी बैंक का जो लिक्विडिटी है उसको बढ़ाने के लिए ये किया जा रहा है। अब वीआर का मतलब आपको ऑलरेडी बताया कि ये एक तरह का शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी इंजेक्शन है, जिसके अंतर्गत जो भी बैंक है वो अलाउ करता है बोरोवर को कि वो मार्केट डिटरमाइंड रेट में जो है पैसे उठा सकता है आरबीआई से, और वो भी 14 दिन तक उठा सकता है, ठीक है। तो वीआर मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि लेस देन द रेपो रेट होता है, मतलब 6.5% से जो है रेट कम होगा। और इसके अंदर आप एक वर्ड देख सकते हो कि वीआरआर ऑक्शन, इसको हम कवर करते हैं और इसको हम समझते हैं। मैंने इसको आपको ऑलरेडी वीकली में आपको समझाया हुआ है, मैं अब तब भी आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे देता हूँ। अब मान लीजिए 3 तरह के बैंक है, एसबीआई, आईसीआईसी बैंक और एचडीएफसी। तीनों क्या करेंगे, तीनों बोलेंगे, तीनों बोलने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि आरबीआई, मान लीजिए कि आरबीआई ने बोला है हम जो है मार्केट में 1.5 करोड़ जो है इंजेक्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि एसबीआई आएगा, वो 1.5 करोड़ जो है बोलेगा मैं इसके बदले आपको जो इंटरेस्ट दूंगा 5% का। फिर आईसीआईसी बैंक आएगा, मैं आपको 1.5 करोड़ के बदले में 5.5% का इंटरेस्ट दूंगा। उसके बाद एचडीएफसी आएगा, वो बोलेगा मैं आपको 1.5 करोड़ के बदले 6% का इंटरेस्ट दूंगा। तो आरबीआई क्या करेगा, जो ज़्यादा इंटरेस्ट दे रहा है उसको सेलेक्ट करेगा, असेंडिंग ऑर्डर में पहले बदलेगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले बदलेगा, उसके बाद जो भी ज़्यादा इंटरेस्ट दे रहा होगा उसको सेलेक्ट करेगा, उसको जो है 1.5 करोड़ रुपीज़ दे देगा, जो भी डेली बेसिस पे हो रहा है इधर, ठीक है। तो इसे आपको ध्यान देनी है, डेली बेसिस पे हो रहा है। तो पहले दिन तो एचडीएफसी को मिल गया, क्या पता दूसरे दिन एसबीआई जो है पैसा लगाया और उसमें इंटरेस्ट रेट
ज़्यादा दे दे, तो ऐसा कुछ रहता है ये आरबीआई ऑक्शन, मतलब जो भी बैंक्स होती है वो डिफरेंट जो है ऑक्शन लगाती है, उसके बेसिस पे आरबीआई जो है पैसा देता है। और ये जो है रेट इसका रेपो रेट से कम होता है, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। और 14 दिन तक ही मैक्सिमम ये ले सकते हैं पैसा, ये चीज़ पे आपको ध्यान देनी है, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ आपको और ध्यान देनी है कि सीआरआर भी जो है ये वीआरआर के साथ ही लिंक होता है। और इसके अंतर्गत सीआरआर के अंतर्गत पता होगा कि बैंक को कुछ ना कुछ डिपॉजिट जो है आरबीआई के पास रखना पड़ता है। और अभी करंट सीआरआर की बात करें तो अभी अभी के लिए जो है 4% रखा गया है बाय दी आरबीआई। और अभी सीआरआर भी कम किया गया है, और ये कम करने का सबसे बड़ा कारण यही है कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आरबीआई ने इंटरवेंशन डाला था फॉरेन एक्सचेंज में, जिसकी वजह से जो बैंक की जो लिक्विडिटी है उधर कुछ प्रॉब्लम हो गई है, और उसके लिए जो है सीआरआर भी जो है 2 बार ऑलरेडी कम कर दिया गया है बाय दी आरबीआई। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है वीआरआर ऑक्शन का, क्या है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कि टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, क्या कंट्रोल इन्फ्लेशन करने के लिए प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। टू बूस्ट बैंकिंग लिक्विडिटी, जो पैसे की कमी हो जाती है उसके लिए बैंकिंग लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए काम है, या रेगुलेट करना सीआरआर को, या मैनेज करना फॉरेन एक्सचेंज को, या बैंकिंग का जो बोरिंग, गवर्नमेंट का जो बोरिंग है उसको बढ़ाने का। क्या काम है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है वीआरआर का, बताइए जल्दी, मैं आपका वेट कर रहा हूँ आंसर का। तो इसका जो आंसर आपको मिलने वाला है या आपको बी मिलने वाला है कि जो भी बैंकिंग लिक्विडिटी होती है उसको सॉल्व करने के लिए जो है वीआरआर ऑक्शन किया जाता है, और वीआरआर ऑक्शन के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड विथ आरबीआई का वीआरआर ऑक्शन के थ्रू कौन सा रिलेटेड नहीं है। लिक्विडिटी इंजेक्शन, हाँ भाई लिक्विडिटी इंजेक्शन तो है, लिक्विडिटी इंजेक्शन के लिए ही वीआरआर किया जाता है। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि सीआरआर ये भी लिंक है वीआरआर के थ्रू ही, ठीक है। और जो ओपन डिटरमाइंड इंटरेस्ट रेट है ये भी लिंक है, क्योंकि जो मार्केट का जो इंटरेस्ट रेट है वही जो है डिटरमाइन करता है वीआरआर को, ठीक है। तो ये भी लिंक है। उसके साथ ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये भी वीआर के साथ थोड़ा बहुत तो लिंक है। थोड़ा बहुत कैसे लिंक है, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंतर्गत क्या होता है कि ये जो है डील करता है जीसैक के साथ, ठीक है। तो ये जो है डील करता है जीसैक के साथ, तो ये थोड़ा बहुत तो लिंक है, लेकिन इसका आंसर ये हो सकता है कि नहीं, इसमें आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, आप इसको छोड़ दो। और इसमें नेक्स्ट है जीसैक परचेज, तो जीसैक परचेज हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। तो ओ के अंदर क्या होता है, ये डील करता है जीसैक के साथ, और वी आर के साथ क्या करता है, ये शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी की तरह काम करता है, टूल की तरह काम करता है। तो ये थिंग मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन थोड़ा गलत भी हो गया है, लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान देनी है कि जीसैक तो इसके अंतर्गत नहीं आता ना, वी आर के अंतर्गत जीसैक नहीं आता, क्योंकि जीसैक परचेज एक अलग ही चीज़ है। और जो वी है इसका काम क्या रहता है, वी ऑक्शन का काम क्या रहता है कि इसके अंतर्गत जो भी लिक्विडिटी है, मार्केट की लिक्विडिटी है, उसको सॉल्व किया जाता है, और वो सेम चीज़ जो है ओ भी करता है। लेकिन जीसैक का काम ये लौता नहीं है, जीसैक का काम और भी बहुत सारे, तो इसका सीधा आंसर आपको ई मिल गया। ये थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा गलत है, मैं ऑलरेडी बताना चाहूँगा, ये थोड़ा क्वेश्चन आई थिंक फ्रेम करने में थोड़ा गलत हो गया, लेकिन इसका आप समझ सकते हो कि वी किसका लिंक नहीं है, जीसैक के साथ लिंक नहीं है। बाकी से आप थोड़ा बहुत तो लिंक बिठा सकते हो, ठीक है। बाकी सारे जो है बैंकिंग की लिक्विडिटी को सॉल्व करने का काम करते हैं, लेकिन जीसैक बैंकिंग की लिक्विडिटी को सॉल्व करने के साथ बाकी भी काम करता है। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वीआरआर का की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया। ये क्या करता है, हेल्प करता है बैंक को बोरो करने के लिए मार्केट डिटरमाइंड रेट में, जो कि लोअर देन द रेपो रेट है। तो मैंने इसको बहुत एक्सप्लेन कर दिया है, और मैंने इधर आपको एक क्वेश्चन भी दे दिया जिसकी वजह से आपको समझने में हेल्प हो और आपके दिमाग में बैठ जाए ये जो आंसर है ये, ठीक है। तो इसे आपको ध्यान देनी है, और यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर फंस सकता है वीआर के ऊपर। नेक्स्ट चलता है, व्हाट इज द चेंजेस ऑफ आरबीआई रिसेंट अमेंडमेंट अंडर द फेमा, जो फेमा एक्ट है 1999 के हिसाब से क्या चेंजेस किए गए हैं, और ये अभी रिसेंटली जनवरी 2025 में चेंजेस किया गया है। क्या फॉरेस्ट इंक्रीज किया गया है, फॉरेन रिजर्व इंक्रीज किया गया है, क्या टू बूस्ट द यूज ऑफ इंडियन रुपी इन क्रॉस बॉर्डर ट्रेड, क्या क्रॉस बॉर्डर ट्रेड में जो है बूस्ट किया गया है इंडियन रुपीज को, क्या रिस्ट्रिक्ट किया है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन बताया जाए तो प्रिवेंट नॉन रेजिडेंशियल फ्रॉम होल्डिंग एनआरआई अकाउंट, एनआरआई अकाउंट जो है जो इंडियन रुपी अकाउंट है इसको होल्ड करने के लिए क्या प्रिवेंट किया गया है, या रेगुलेटेड डिजिटल मार्केट डिजिटल पेमेंट इन इंटरनेशनल ट्रेड। तो इसका आंसर क्या होगा, क्या जो है रिसेंटली जो है अमेंडमेंट किया गया है आरबीआई के द्वारा, तो किस वजह से किया गया है, तो इसका आंसर सीधा सीधा है बी। तो आरबीआई ने जो है इंडियन रुपी को बूस्ट करने के लिए क्रॉस बॉर्डर ट्रेड में, उसके लिए जो है आरबीआई ने कुछ चेंजेस किए गए हैं, वो चेंजेस को हम आगे स्लाइड में कवर करते हैं। तो इसके अंतर्गत बोला जा रहा है कि आरबीआई ने जो चेंजेस किए हैं वो फेमा एक्ट 1999 के अंतर्गत किया गया है,
और इसके अंतर्गत ये जो है इंडियन रुपी को और जो लोकल करेंसी है उसको बढ़ावा देने का काम करेगा। और इसके अंदर ये क्यों किया गया है, ये किया गया है कि जो इंडियन रुपी है इसका डेप्रिसिएशन हो गया था, इसकी वजह से ये किया गया है। इसके अंदर की चेंजेस किए गए हैं, जैसे कि जो भी इंडियन रुपी अकाउंट है जो नॉन रेजिडेंशियल है उनके लिए, कि ओवरसीज ब्रांच ऑफ इंडियन बैंक अब वो ओपन कर सकते हैं एनआरआई अकाउंट, मतलब इंडियन रुपीज़ का जो अकाउंट है वो ओपन कर सकते हैं जो भी इंडिविजुअल्स हैं उनके लिए, इवन जो एंटिटीज़ है उनके लिए भी। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, जो भी एंटिटी है उनके लिए भी और जो इंडिविजुअल्स है दोनों के लिए जो है एक तरह से ओवर सी ब्रांचेस जो है ओपन करने का काम करता है इंडियन बैंक। नेक्स्ट जो है वो है नॉन रेजिडेंशियल सेटलमेंट। तो नॉन रेजिडेंशियल सेटलमेंट कैन सेटल ट्रांजेक्शन यूजिंग बैलेंस इन रेप्रिटेटिव एनआरआई अकाउंट लाइक स्पेशल नॉन रेजिडेंशियल रुपये अकाउंट और स्पेशल वास्तुरा अकाउंट। वास्तुरा अकाउंट क्या रहता है, विदेशी बैंक में इंडियन रुपी, तो ये एक तरह का स्पेशल रुपी वास्तुरा अकाउंट होने वाला है। तो ये दोनों जो है अकाउंट इसको हम पहले कवर करते हैं, फिर हम आगे और पढ़ेंगे। तो जो पहला अकाउंट है स्पेशल नॉन रेजिडेंशियल रुपी अकाउंट, ये अलाउ करता है जो भी नॉन रेजिडेंशियल है वो अपना इंडियन बिजनेस के अगर इंटरेस्ट हो तो उस केस में वो इंडियन रुपी जो है वो होल्ड कर सकते हैं मैक्सिमम 7 साल तक। और कुछ कंट्रीज ऐसी है जैसे बांग्लादेश और पाकिस्तान, अगर इनको पैसे होल्ड करने हैं, इनके जो नॉन रेजिडेंशियल इंडियन है इनको अगर पैसे होल्ड करने हैं तो उस केस में उनको आरबीआई का अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो ये हो गया स्पेशल नॉन रेजिडेंशियल रुपी अकाउंट। दूसरा जो अकाउंट है वो है स्पेशल रुपी वास्तुरा अकाउंट, मतलब विदेशी बैंक में इंडियन रुपी पड़ा रहेगा। तो ये अकाउंट जो है स्पेशल रुपी वास्तुरा अकाउंट, इसको जुलाई 2022 में लॉन्च किया गया था, जिसके अंतर्गत बोला जा रहा था कि जो भी फॉरेन बैंक है वो इंडियन रुपी में पैसे रख सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो है डोमेस्टिक बैंक से वो जो है एफिलिएट रहना पड़ेगा। ठीक है, तो जो भी पार्टनर कंट्री बैंक है वो उनको अप्लाई करना पड़ेगा जो इंडियन बैंक है उनके पास, कि वो जो है फॉरेन बैंक जो भी है जैसे कि HSBC है वो जो है इंडियन रुपी रख पाए। तो उसके लिए जो है पार्टनर करना पड़ेगा जो भी इंडियन बैंक है उनके साथ, जैसे SBI के साथ पार्टनर करना पड़ेगा HCBC बैंक को। ठीक है, तो ये तरह के इंटरनेशनल बैंक है तो इनको पार्टनर करना पड़ेगा SBI के साथ, तभी जो है ये अपना जो करेंसी है, जो भी करेंसी है वो इंडियन रुपीज़ में रख सकते हैं। ठीक है, नहीं तो ये तो इंडियन रुपी जो लेके भाग जाएंगे अपने देश में, तो इसी के लिए जो है ये किया जाता है। अब ये क्वेश्चन लगाइए, और क्वेश्चन लगाने से पहले ये एक ट्रेड है जो कि लोकल करेंसी के लिए आरबीआई ने MU साइन किया है UAE के साथ, इंडोनेशिया के साथ और माली के साथ, ये भी पॉइंट आपको ध्यान देनी है। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन लगाइए, मैं तब तक थोड़ा पानी पी लेता हूँ। चलिए क्वेश्चन कवर करते हैं। तो ये बोला जा रहा है व्हाट इज द की फीचर ऑफ स्पेशल नॉन रेजिडेंशियल रुपी अकाउंट अंडर द रिवाइज फेमा एक्ट। तो जो फेमा का रूल आया इसके अंतर्गत जो स्पेशल नॉन रेजिडेंस रुपी अकाउंट है, अब फेमा का मतलब तो आपको समझ आ गया होगा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, जिसके अंतर्गत जो भी फॉरेन एक्सचेंज, जो भी फॉरेन मनी रहता है या मनी लॉन्ड्रिंग होता है वो सारा का सारा केस जो है संभालने का काम फेमा का ही रहता है। तो इसके अंतर्गत जो स्पेशल नॉन रेजिडेंशियल रुपी अकाउंट है इसके अंतर्गत क्या की फीचर है, इसका आंसर आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है ए, इट इज एक्सक्लूसिवली फॉर फॉरेन बैंक ऑपरेटिंग इन इंडिया, कि जो फॉरेन बैंक जो ऑपरेट कर रहे हैं इंडिया में उन्हीं के लिए जो है एप्लीकेबल है ये अकाउंट। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं बोला इसने भी। दूसरा जो है ऑप्शन बताया जा रहा है इट अलाउ नॉन रेजिडेंशियल विद बिजनेस इंटरेस्ट इन रुपी टू होल्ड इंडियन रुपी फंड। हाँ, ये वाला ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, इसको हमने होल्ड कर दिया, बाकी हम आगे और देखते हैं। इट इज ओनली एप्लीकेबल टू इंडियन सिटीजन लिविंग अब्रॉड, ऐसा तो कुछ बताया नहीं गया था, तो ये भी ऑप्शन उठ गया। उसके बाद बोला गया इट इज नॉन रेपेट्यूड अकाउंट विथ रिस्ट्रिक्ट विड्रॉल लिमिट। अब ये वाले वर्ड का मतलब समझते हैं। ये अकाउंट वो अकाउंट होता है जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है उसका आप रेप्लिकेट नहीं कर सकते, तो वैसे अकाउंट्स रहते हैं, इसको ज़्यादा डीप में जाना नहीं है, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। तो इट कैन बी यूज फॉर क्रिप्टो करेंसी ट्रांजेक्शन, नहीं क्रिप्टो करेंसी के लिए तो यूज़ हो ही नहीं रहा, तो इसका आंसर क्या हो गया, सीधे सीधे आंसर आपको बी मिल गया। तो इसका आंसर आपको बी मिलेगा कि जो भी नॉन रेजिडेंशियल है विद बिजनेस इंटरेस्ट वो होल्ड कर सकते हैं NRI फंड, मतलब इंडियन फंड जो है ये होल्ड कर सकते हैं, इस आपको ध्यान देंगे। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट फैसिलिटेट इंडियन रुपी बेस्ड ट्रांजेक्शन बिटवीन फॉरेन बैंक्स एंड इंडियन बैंक। तो इसका आंसर आपको समझ आ गया होगा कि
इसमें वास्तुर अकाउंट आने वाला है, और इसमें भी कोई नॉर्मल नहीं, स्पेशल वास्तुर अकाउंट आएगा। तो इसका आंसर आपको डी मिलने वाला है कि स्पेशल वास्तुर अकाउंट यूज़ किया जाता है जिसके अंतर्गत इंडियन रुपी ट्रांजेक्शन हो पाता है फॉरेन बैंक और इंडियन बैंक के बीच में। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट न्यूज़ पे पढ़े। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग आरबीआई रिसेंट क्रेडिट रिपोर्टिंग साइकिल। एक आरबीआई ने अभी एक क्रेडिट रिपोर्टिंग साइकिल दिया गया है जिसके अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो कौन सा जो है स्टेटमेंट ट्रू है आपको ये बताना है। तो ऑप्शन ये बोला है क्रेडिट रिपोर्टिंग विल नाउ बी डन एनुअली इंस्टेंट ऑफ मंथली। अब जो है एनुअली बेसिस पे होगा ना कि मंथली बेसिस पे, ऐसा कहना है पहला ऑप्शन का। दूसरा ऑप्शन कहना है क्रेडिट रिपोर्टिंग विल बी अपडेटेड एवरी 15 डेज इंस्टेंट ऑफ मंथली, मंथली बेसिस पे ना होके हर 15 दिन में होगा। तो ये ऑप्शन बी हो सकता है, क्या पता। ऑप्शन सी जो है वो है क्रेडिट रिपोर्टिंग विल बी पोस्टपोन्ड बाय 30 डेज फॉर बोरोइंग। अब पहले तो मंथली बेसिस पे होता था, अब उसको और जो है 30 डेज के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। तो ये कहना ऑप्शन सी का। ऑप्शन डी का कहना है क्रेडिट स्कोर विल बी नो लॉन्गर अपडेटेड फॉर इंडिविजुअल विद अ लोन अंडर 1 लाख। अगर 1 लाख के अंदर है तो उस केस में उनके ऊपर कोई भी क्रेडिट स्कोर नहीं लगेगा, ऐसा ऑप्शन डी का कहना है। ऑप्शन ई कहना है क्रेडिट रिपोर्टिंग विल बी डन ओनली फॉर लोन अबव 50 लाख, 50 लाख के ऊपर हो तभी जो है क्रेडिट रिपोर्टिंग की जाएगी। तो ये 5 ऑप्शन आपके पास हैं और आप बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है, बताइए जरा सोचिए क्या हो सकता है। और आप बिल्कुल सही सोच रहे हो कि ऑप्शन जो है बी है कि क्रेडिट रिपोर्टिंग जो है हर 15 दिन में अपडेट होगा इंस्टेंट ऑफ मंथली। अब मंथली में अपडेट नहीं होगा, अब हर 15 दिन में अपडेट होगा, ऐसा कुछ कहना है आरबीआई का। तो आरबीआई का भी रिसेंट मैंडेट आया था जिसके अंतर्गत जो भी लैंडर है उनको बोला गया है कि क्रेडिट ब्यूरो रिकॉर्ड में अपडेट करने के लिए, लैंडर कौन बैंक की हर 15 दिन में अपडेट करना है। पहले मंथली बेसिस में किया जाता था 40 दिन के अंतर्गत या 30 दिन के अंतर्गत, अब जो है ये 15 दिन के अंतर्गत ही किया जाएगा। और ये किया जाएगा 1 जनवरी 2025 से, मतलब ये जो भी रूल और रेगुलेशन लाया जा रहा है ये 1 जनवरी 2025 से किया जा रहा है। और ये करने का सबसे बड़ा कारण यही है कि जो भी 15 दिन में साइकिल होने की वजह से अब जो है क्रेडिट स्कोर फास्टली अपडेट होंगे, और जो भी ये एवरग्रीन लोन रहता था, एवरग्रीनिंग लोन रहता था उसको सॉल्व किया जाए। अब एवरग्रीन लोन के अंतर्गत क्या रहता है कि कोई भी पर्सन है वो एक तरह का नया लोन लेता है पुराने लोन को चुकाने के लिए, और ये एक तरह से अनसस्टेनेबल डेब्ट में फंस जाता है। और ये अनसस्टेनेबल डेब्ट ना हो इसकी वजह से ये 15 दिन में जो है जो भी स्कोर है उसको अपडेट करने के लिए कहा जा रहा है बाय द आरबीआई। और ये करने का सबसे बड़ा कारण ये हम एक स्टोरी समझते हैं तो आपको और से समझ आएगा। अब मान लीजिए कोई पर्सन है जिसने लोन लेकर रखा है पहले ही, और वो क्या कर रहा है कि 20 दिन के बाद वापस से एक लोन ले रहा है, और अब उसका जो क्रेडिट स्कोर है वो तो उतना ही रहेगा जो पहले लोन लिया हुआ था। तो अब वो 20 दिन बाद जब लोन लेने जाएगा तो बैंक जो है उसका लोन अप्रूव कर देगा, और वो जो है विदाउट क्रेडिट स्कोर देखे जो है लोन अप्रूव कर देगा, बिकॉज क्रेडिट स्कोर तो आएगा 40 दिन में। तो ये प्रॉब्लम पहले रहती थी, और अब रूल चेंज होने की वजह से अब जो है 15 दिन में ही जो है स्कोर चेंज हो जाएगा। और बैंक के पास अगर 20 दिन बाद लोन लेने गया तो उस केस में बैंक जो है उसका लोन अप्रूव नहीं करेगा, बिकॉज उसका क्रेडिट स्कोर कम हो गया होगा। तो ये जो है हेल्प करने वाला जो भी बैंक्स है उनको, और इसी की वजह से जो है ये आरबीआई ने ये स्टेप उठाया। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन लगाते हैं। तो अंडर द न्यू गाइडलाइन, आरबीआई का जो नया गाइडलाइन है, हाउ विल बी द 15-day रिपोर्टिंग साइकिल इफेक्ट द फाइनेंशियल रिस्क फॉर लैंडर एंड बोरोवर। तो इसका ऑप्शन ए आप देख सकते हो। तो ऑप्शन ए है फाइनेंशियल रिस्क विल इंक्रीज ड्यू टू क्विक अपडेट। क्या फाइनेंशियल रिस्क जो है वो इंक्रीज हो जाएगा अगर क्विक अपडेट हो गया? नहीं, ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया क्विक अपडेट होने की वजह से क्या होगा कि फाइनेंशियल रिस्क जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। तो दूसरा ऑप्शन क्या बताया जा रहा है कि फाइनेंशियल रिस्क विल बी डिक्रीज ड्यू टू फास्टर डिटेक्शन ऑफ अनसस्टेनेबल डेब्ट। हाँ, ये हो सकता है, तो इसको मार्क कर देता है कि फाइनेंशियल रिस्क जो है वो डिक्रीज हो जाएगा अगर फास्टर डिटेक्शन ऑफ अनसस्टेनेबल डेब्ट हो, मतलब पुराना लोन चुकाने के लिए नया लोन जो लेने वाले हैं उसका अगर फास्टर डिटेक्शन हो तो उस केस में फाइनेंशियल रिस्क कम हो जाएगा। हाँ, ये ऑप्शन हो सकता है, इसको रखते हैं। तीसरा ऑप्शन कवर करते हैं। सी ऑप्शन है लेंडर विल बी अनेबल टू प्रोवाइड लोन टू हाई रिस्क कस्टमर। तो अब ये 15 रिपोर्टिंग साइकिल आने की वजह से जो भी लेंडर है वो लोन प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे जो हाई रिस्क बोरोवर है उनको। हाँ, ये भी हो सकता है, इसको ही मार्क कर लेते हैं। चौथा ऑप्शन में बढ़ते हैं। बोरोवर विल फेस पेनल्टी फॉर रिपोर्टिंग एरर। अगर रिपोर्टिंग एरर किया गया तो बोरोवर के पास कुछ पेनल्टी लगेगी। तो ये ऑप्शन डी का कहना है। ऑप्शन ई का कहना है बोरोवर विल बी रिक्वायर्ड टू पे हायर इंटरेस्ट रेट। अगर 15 दिन के अंदर रिपोर्टिंग साइकिल आई और उसमें जो है बोरोवर को ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा। तो ये ऑप्शन तो नहीं है। तो इसका आंसर क्या है बताइए, जरा सोचिए। बी और सी में थोड़ा डाउट हो रहा होगा, बी और सी में कौन सा होना चाहिए। अगर आप बी सोच रहे हो तो आप बहुत सही सोच रहे हो, और सही आप
आंसर कर रहे हो। तो फाइनेंशियल रिस्क विल बी डिक्रीज ड्यू टू हाई फाइनेंशियल डिडक्शन, ये जो है होगा, और इसी कारण की वजह से ये 15 डे का जो है रिपोर्टिंग साइकिल लॉन्च किया बाय द आरबीआई। और ये सी नहीं हो सकता, बिकॉज ऐसा कहीं नहीं कहा गया है, जो ये 15 डे रूल आया है कि जो भी लैंडर है वो अनएबल टू प्रोवाइड लोन टू जो हाई रिस्क बोरोवर है उनको, जो हाई रिस्क बोरोवर है उनको लोन ना नहीं दिया जाएगा, ऐसा कहीं नहीं कहा जा रहा है ये 15 डे रिपोर्टिंग साइकिल में। ठीक है, ये 15 डे रिपोर्टिंग साइकिल का यही काम है कि जो क्रेडिट स्कोर है वो जल्दी से जल्दी आए और अनसस्टेनेबल डेप्थ साइकिल से बच पाए जो भी फाइनेंशियल जो भी लैंडर रहता है उनको। तो इसी वजह से ये किया जा रहा है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, हाउ डज द न्यू 15 डे क्रेडिट रिपोर्टिंग साइकिल इम्पैक्ट द क्रेडिट स्कोर अपडेट, कैसे जो है इम्पैक्ट करेगा। तो पहले जो है 40 दिन में दिया जाता था, अब हर 15 दिन में दिया जाएगा। तो ये तो सीधा आपको आंसर पता लग गया होगा, बी है इसका आंसर होने वाला। अब नेक्स्ट काइंड ऑफ में बढ़ते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी एम ऑफ आरबीआई का जो मास्टर डायरेक्शन आया था, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्टिंग डायरेक्शन 2025। तो इसके अंतर्गत प्राइमरी एम क्या था कि जो भी क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज है इसको इंक्रीज करना। ए ऑप्शन आपको ये बता रहा है कि, बी ऑप्शन बता रहा है कि टू रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ क्रेडिट स्कोर अपडेट, क्या क्रेडिट स्कोर अपडेट करने के लिए ये रूल लाया गया है। सी बताया जा रहा है टू इलेमिनेट क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट को इलेमिनेट करने के लिए क्या जा रहा है। डी बताया जा रहा है टू क्रिएट न्यू क्रेडिट प्रोडक्ट्स फॉर कस्टमर। ई बताया जा रहा है टू स्टैंडर्डाइज रिपोर्टिंग, अंश्योरिंग डेटा सिक्योरिटी एंड एड्रेस रिलेटेड ऑब्जेक्टिव। तो बताइए क्या आंसर हो सकता है। थोड़ा दिमाग में जोर डालिए, अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। अभी अगर आपने थोड़ा भी वीकली पढ़ा हो या डेली पढ़ा हो तो डेफिनेटली आप इसका आंसर दे सकते हो कि क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्टिंग डायरेक्शन जो अभी आरबीआई ने लाया मास्टर डायरेक्शन, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव आपको ई मिलने वाला है, जो कि होने वाला है टू स्टैंडर्डाइज रिपोर्टिंग, अंश्योरिंग डेटा सिक्योरिटी और एड्रेस रिलेटेड ऑब्जेक्टिव। अगर आपको ये न्यूज़ नहीं पता तो इस न्यूज़ को कवर करवाता है। तो आरबीआई ने रिलीज किया मास्टर डायरेक्शन, आरबीआई क्रेडिट इन्फॉर्मेशन डायरेक्शन 2025, जिसके अंतर्गत ये गाइडलाइन कस्टमर क्रेडिट इन्फॉर्मेशन जो भी बैंक है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है इनके लिए लाया गया है। और ये लाया गया सेक्शन 11 ऑफ क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी एक्ट 2005 के हिसाब से, जिसके अंतर्गत ये एम करेगा स्टैंडर्डाइज करना रिपोर्ट, अंश्योर डेटा सिक्योरिटी और एड्रेस करना रिलेटेड क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बताया। तो इसके अंतर्गत कुछ की पॉइंट्स हैं, हम उसको एक एक करके कवर करते हैं। इसके अंतर्गत बताया जा रहा है कि जो भी क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज होती है, अगर वो क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट अगर चेक कर रहे हो, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट कब चेक किया जाता है, अगर आप लोन ले रहे हो या तो आप क्रेडिट कार्ड ले रहे हो, तो उस केस में आपका क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट चेक किया जाता है, जिसके अंतर्गत आपको सिविल का स्कोर या तो जो क्रेडिट स्कोर है वो बताया जाता है। तो जब भी ये चेक किया जाएगा उस केस में आपको एसएमएस के थ्रू या ईमेल के थ्रू जो है नोटिफाई करना पड़ेगा, ऐसा कुछ कहना है आरबीआई का। दूसरा कहना यह है कि अगर आपने कोई भी करेक्शन, अगर पर्सनल इंफॉर्मेशन करेक्शन या तो आपका एड्रेस करेक्शन या तो आपका जो लोन है वो सही से जो है फिल नहीं किया गया है, जो भी करेक्शन हो, अगर वो करेक्शन आपका रहता है और क्रेडिट जो इंस्टीट्यूट्स है अभी आरबीआई की तरफ से 4 जो है ऑथराइज क्रेडिट इंस्टीट्यूट्स है और वो सारे के सारे प्राइवेट है, और वो जैसे सिविल है वो भी उनमें से एक है। और तो इनको बोला गया कि जो भी क्रेडिट इंस्टीट्यूट है इनको बोला गया कि ये जो है मेरा इन्फॉर्मेशन अपडेट करना है। अगर वो इन्फॉर्मेशन अपडेट नहीं कर रहा तो उस केस में उनको रीज़न देना पड़ेगा कि क्यों जो है ये अपडेट नहीं कर रहा। पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो या लोन का जो अमाउंट है वो अपडेट नहीं हो रहा, तो उसका एग्जैक्ट रीज़न देना पड़ेगा क्यों जो है अपडेट नहीं किया जा रहा। और इसके ऊपर अगर आरबीआई ने कंप्लेंट डाल दिया और उसका कंप्लेंट जो है 30 दिन तक सॉल्व नहीं हुआ, तो इस केस में आरबीआई को कुछ, आरबीआई ने बोला है कुछ जो भी क्रेडिट इंस्टीट्यूट्स है, वो बैंक हो सकता है, एनबीएफसी हो सकता है, उस केस में उनको कंपेंसेशन भी देना पड़ेगा 100 रुपये पर डे तक। ठीक है, तो ये आपको पता होगा कि अगर आरटीआई फाइल करते हैं, अगर उस केस में भी अगर आपका 30 दिन तक 30 दिन तक कंप्लेन अगर सॉल्व नहीं होता, तो उस केस में भी आपको 100 रुपये करके बैंक जो भी ऑर्गेनाइजेशन में आपने आरटीआई किया उसको देना पड़ता है। वैसे कुछ अब ये नया रूल लाया गया है, अब बैंक और एनबीएफसी इनको भी जो है 100 रुपये करके पर डे जो है कंपेंसेशन देना पड़ेगा, और अगर जो भी रिपोर्ट है अगर वो सॉल्व नहीं होता, जो भी कंप्लेन है वो सॉल्व नहीं होता तो। और इसके साथ ही आप चौथा पॉइंट देख सकते हो कि लैंडर मस्ट अपडेट द क्रेडिट ब्यूरो रिकॉर्ड हर 15 दिन में। ये तो मैंने आपको ऑलरेडी कवर करा दिया, 1 जनवरी 2025 से जो है ये रूल लाया गया। नेक्स्ट न्यूज़ में बढ़ता है। तो अकॉर्डिंग टू द आरबीआई न्यू गाइडलाइन, व्हाट मस्ट क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी डू व्हेन द कस्टमर क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट इज असिस्ट, क्या करना पड़ेगा
क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज को, तो इनको क्या करना पड़ेगा, एसएमएस और ईमेल करना पड़ेगा। तो ये ऑप्शन कहाँ मिल रहा है आपको, इन्फॉर्म द कस्टमर वाया एसएमएस एंड ईमेल, हाँ ये ऑप्शन हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, सेंड अ पिंडेड लेटर टू कस्टमर, तो ये तो है नहीं। अपडेट द क्रेडिट स्कोर इमीडिएटली, ऐसा भी कुछ नहीं बताया गया है। कॉल द कस्टमर फॉर कन्फर्मेशन कि क्रेडिट स्कोर आपका लेना है, तो इसका लिए ऐसा कुछ बताया नहीं रूल्स रेगुलेशन में। वेट फॉर 60 डे बिफोर नोटिफाई द कस्टमर, ऐसे भी नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर आपको ए मिलने वाला है। तो इसका आंसर आपको ए मिलेगा कि इन्फॉर्म द कस्टमर वाया एसएमएस और ईमेल, ईमेल और एसएमएस के थ्रू जो भी कस्टमर है इनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि आपका जो है क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जो है चेक किया जा रहा है। और ये कब किया जाता है, जब भी कभी क्रेडिट कार्ड या तो लोन जब लिया जाता है कस्टमर के द्वारा, तब किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़े। तो अंडर द न्यू आरबीआई गाइडलाइन व्हाट हैपन इफ कंप्लेन आर नॉट रिजॉल्व विद इन 30 डेज, तो 30 डेज के अंतर्गत अगर रिजॉल्व नहीं होता तो क्या इसका आंसर होना चाहिए। तो ऑप्शन आपको ए मिलेगा, द कस्टमर विल लूज एक्सेस टू देयर क्रेडिट रिपोर्ट, जो क्रेडिट रिपोर्ट है वो लूज कर देंगे। तो ये आंसर हो सकता है, क्या पता। ऑप्शन बी है, द कस्टमर विल एलिजिबल फॉर कंपेंसेशन ऑफ 100 रुपये करके पर डे, हाँ ये वाला हो सकता है। द कस्टमर मस्ट फाइल अ कंप्लेन डाल सकते हैं अगर उनका 30 डेज तक सॉल्व ना हो तब। तो हाँ कंप्लेन तो डाल सकता है, कंप्लेन पहले भी डाल सकता है, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, 30 डेज तक ही रुकना है। द कंप्लेन विल बी एक्सलरेटेड टू आरबीआई इमीडिएटली, आरबीआई के पास फट से कंप्लेन चले जाएगा, नहीं ऐसा कभी नहीं होता। पहले बैंक के पास कंप्लेन जाता है, जब बैंक जो है सॉल्व नहीं करता 30 दिन तक या उससे ज़्यादा तक, तब जो है आरबीआई के पास जाता है। तो ये ऑप्शन भी गलती हो गया, तो इंस्टीट्यूट विल बी फाइन, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो क्या लग रहा है आपको आंसर क्या होने वाला है, तो आपको आंसर समझ आ ही गया होगा। आंसर जो है इसका बी होने वाला है, जिसके अंदर बोला जा रहा है कस्टमर जो है वो एलिजिबल हो जाएंगे कंपनसेशन 100 रुपये करके पर डे, अगर उनका जो भी कंप्लेन है वो 30 दिन तक सॉल्व नहीं हो जाता। ठीक है, तो ये 30 दिन तक सॉल्व किस वजह से नहीं होता, अगर क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट के अंतर्गत अगर 30 दिन तक सॉल्व नहीं होता तो उस केस में जो है ये 100 रुपये करके कंपनसेशन दिया जाएगा, ऐसा कुछ कहना है आरबीआई का। और ये सेम कंपनसेशन दिया जाता है अगर बैंक भी अगर 30 दिन तक कोई भी कंप्लेन जो है सॉल्व नहीं करती। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान देनी है। नेक्स्ट कैंडिडेट से बढ़ते हैं, तो व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट फॉर आरबीआई फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड, और ये रखा गया है जनवरी 1 से लेकर जनवरी 30 तक। तो इसका आपको इंटरेस्ट रेट बताना है कितना रखा गया है फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड में। तो इसका ऑप्शन ए मिलेगा 8.10%, 8.05%, 7.70%, 8.50%, 7.90%। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा। अगर आप ऑप्शन बी सोच रहे हो तो बिल्कुल सही सोच रहे हो, तो इसका आंसर है 8.05%। तो 8.05% जो है एज अ फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड के ऊपर इंटरेस्ट लगाया गया है बाय द आरबीआई। तो आरबीआई ने अनाउंस किया है इंटरेस्ट रेट फॉर आरबीआई फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड, और ये किया गया 1 जनवरी से लेकर 30 जनवरी 2025 तक, जिसके अंतर्गत जो आपको 8.05% है, इसमें नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का 7.70% और उसके साथ एडिशनल जो है 3.05% भी दिया जाता है। और ये जो है इंटरेस्ट रेट आप देख सकते हो फ्लोटिंग रेट है, मतलब कि क्या है, दो तरह के रेट होते हैं, एक होते हैं फ्लोटिंग रेट, एक होता है फिक्स रेट। फिक्स रेट के अंतर्गत जो है जैसे कि 8.05% इंटरेस्ट लिखा है तो यही जो है पूरे टर्नओवर के लिए रहने वाला है। लेकिन जब फ्लोटिंग रेट लिखा है तो इसका मतलब जो है चेंज होते रहेगा, और कैसे ये चेंज होगा, सेमी एनुअली चेंज होगा, मतलब 6 महीने जो भी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है उसके अंतर्गत जो भी इंटरेस्ट रेट है उसके बेसिस पे जो है ये इंटरेस्ट रेट भी चेंज होते रहेगा, और उसके बेसिस पे ही जो है इस बोर्ड में जो है पैसे मिलेंगे। ठीक है, और ये चीज़ आपको ध्यान देना है, ये जो है टैक्सेबल है, और इसके ऊपर अगर इंटरेस्ट रेट 10,000 से ज़्यादा हो गया तब जो है इसके ऊपर टैक्स कटेगा। और इसके लिए जो है मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1,000 रुपये हो सकती है, और मैक्सिमम तो ऐसा कुछ लिमिट रखा नहीं है, और 1,000 रुपये करके जो है एडिशनली जो है मल्टीपल 1,000 रुपये और ज़्यादा पे कर सकते हो। ये जो है बॉन्ड इसका मैक्सिमम पीरियड जो है 7 साल हो सकता है लॉक इन, और लॉक इन पीरियड 7 साल हो नहीं सकता, 7 साल का ही जो इसका लॉक इन पीरियड है, और इसका अर्ली प्रीमेच्योर विड्रॉल किसी भी कारणवश नहीं कर सकते। और जो पर्सन जो कर सकते हैं वो सिर्फ सीनियर सिटीजन ही है। सीनियर सिटीजन में भी कुछ पेनल्टी लगेगी जब वो पार्शियल विड्रॉ करेंगे या अर्ली विड्रॉ करेंगे, उस केस में आप वो सब चीज़ आप यहाँ से पढ़ सकते हो कि अगर 6 साल के बाद अगर पैसे निकाल सकते हैं, पार्शियल विड्रॉ कर सकते हैं अगर 60 से 70 एज तक हो तब उस केस में, और अर्ली विड्रॉ कर सकते हैं अगर 70 से 80 के बीच में हो तो 5 साल के बाद जो है वो अर्ली विड्रॉ कर सकते हैं, और अगर सुपर सीनियर सिटीजन हो ओवर 80 एज तो उस केस में वो 4 साल के बाद जो है अर्ली विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन एक पॉइंट आपको ध्यान देना है कि अगर लेस देन 60 हो और आपने ये बॉन्ड खरीद लिया तो अब किसी भी कारण
वर्ष जो है आप अर्ली विड्रॉ नहीं कर सकते। और एक और चीज़ ये ध्यान देनी है कि इस बॉन्ड को जो है एज अ कोलेटरल भी यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन लगाते हैं। व्हाट इज द लॉक इन पीरियड फॉर आरबीआई फ्लोटिंग सेविंग बॉन्ड का लॉक इन पीरियड कितना, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 10 साल, 8 साल, बताइए आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आपको क्या मिलने वाला है, सीधा इसका आंसर आपको मिलेगा आंसर सी। तो आंसर सी जो है 7 साल जो है इसका लॉक इन पीरियड रहता है आरबीआई का जो फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड है इसका। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। व्हाट कंपोनेंट मेकअप द आरबीआई फ्लोटिंग रेट 8.05%। तो इसका आंसर मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का 7.70% लिया जाता है और उसके ऊपर जो है एडिशनल स्प्रेड जो है 0.3% है। ये सबको ध्यान देनी है, ठीक है। तो ये मैंने इसलिए इधर मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए आपको 7.8% भी दिया हुआ है और 0.25% भी दिया हुआ है। तो आपको ध्यान देना है कि आंसर क्या होने वाला है, 7.70% और 0.35%। और ये जो भी इंटरेस्ट रेट है फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड का जो भी इंटरेस्ट रेट है ये लिया जाता है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट से। और ये सेमी एनुअली लिया जाता है, मतलब 6 महीने में जो इंटरेस्ट रेट चेंज किया जाता है। अभी के लिए जो इंटरेस्ट रेट लग रहा है वो 1 जनवरी से लेके 30 जून 2025 तक लग रहा है। उसके बाद जो है ये डेट वापस चेंज होगा, जुलाई से लेकर दिसंबर तक रहने वाला है, ठीक है। तो ये तो हमने कवर करवा दिया। अब नेक्स्ट न्यूज़ में बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ है आरबीआई का नया रेगुलेशन लाया गया है जिसके अंतर्गत फुल केवाईसी के लिए अलाउ कर दिया गया है जो भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है उनको, ठीक है। तो ये आप ऑप्शन पढ़ो और इसका आंसर दो और मैं थोड़ा ब्रेक ले लेता हूँ, ठीक है। तो इसका आंसर दे दो आप। आई होप सबने आंसर दे दिया होगा। तो क्या होगा इसका आंसर, फुल केवाईसी जो है किसके लिए यूज़ किया जा रहा है, पीपीआई का मतलब प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट के लिए किस किस को दिया जा रहा है फुल केवाईसी। तो इसका आंसर आपको सी मिलेगा। तो यूज़र कैन नाउ मेक एंड रिसीव पेमेंट बाया थर्ड पार्टी यूपीआई एप्लीकेशन जैसे कि फ़ोनपे और फिर पेटीएम के थ्रू जो है अब जो है पेमेंट जो है रिसीव हो सकता है। तो आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया है न्यू प्रोविज़न जिसकी वजह से जो भी यूपीआई है फुल केवाईसी यूपीआई वो जो है थर्ड पार्टी ऐप के थ्रू कर सकते हैं, जैसे फ़ोनपे हो गया, गूगल पे हो गया, पेटीएम हो गया, इनके द्वारा। और इसके ऊपर जो है डायरेक्शन लाया गया था आरबीआई स्टेटमेंट ऑन डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी पॉलिसी 5 अप्रैल 2025 के अंतर्गत लाया गया था। और इसके अंतर्गत बोला जा रहा है कि अब जो भी फुल केवाईसी होने की वजह से जो भी होल्डर है उनको अलाउ कर दिया गया है कि वो लिंक कर सकते हैं अपना पेमेंट प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट यूपीआई आईडी के थ्रू। और अब जो है फ़ोनपे गूगल पे के थ्रू भी जो है फुल केवाईसी हो सकता है। इसके बाद क्वेश्चन देखें तो आपको मिलेगा द न्यू रेगुलेशन अलाउ यूजर टू लिंक फुल केवाईसी। तो मैंने आपको ऑलरेडी कवर करवा दिया, आई थिंक रिपीट हो गया ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट में बढ़ते हैं। तो आरबीआई का कुछ नए रूल लाया गया है और ये लाया गया है सेविंग अकाउंट के ऊपर कि सेविंग अकाउंट जो है डॉर्मेंट अकाउंट, इनएक्टिव अकाउंट या जीरो बैलेंस अकाउंट हो जाएगा फ्रॉम 1 जनवरी 2025 से। तो ये क्या क्या नाम रखा गया हम उसको देखते हैं और क्या क्या पीरियड रखा गया वो देखते हैं, ठीक है। तो ये डॉर्मेंट अकाउंट, इनएक्टिवेट अकाउंट और जीरो बैलेंस अकाउंट जो है हो जाएगा आपका जो सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, अगर आपने कुछ चीज़ें नहीं की है, ठीक है। और इसकी वजह से आपका जो अकाउंट है वो डीएक्टिवेट या क्लोजर भी हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो इसको हम कवर करते हैं। तो इसके अंतर्गत बोला जा रहा है कि अगर कोई भी सेविंग अकाउंट अगर वो इनएक्टिवेट रहता है 2 साल तक तो उस केस में वो डॉर्मेंट अकाउंट बन जाएगा। और इसको एक्टिवेट करने का इसको अवॉइड करने का एक ही सॉल्यूशन है कि आप ब्रांच जाओ और ब्रांच में जाके विजिट करो, ठीक है। और ब्रांच में जाकर विजिट करोगे तो आपका डॉर्मेंट अकाउंट वापस से सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट बन जाएगा। दूसरा जो अकाउंट है वो है इनएक्टिवेट अकाउंट। अगर सेविंग अकाउंट जो है कोई भी उसमें एक्टिविटी नहीं हो रही है 12 महीने तक या तो 1 साल तक, तो उस केस में वो बन जाएगा इनएक्टिवेट अकाउंट। इससे बचने के लिए जो है एक नहीं तो एक ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा। अब आपके मन में क्वेश्चन चल रहा होगा क्या डिफरेंस है डॉर्मेंट अकाउंट और इनएक्टिवेट अकाउंट, बिकॉज दोनों अकाउंट में तो देख सकते हो इनएक्टिवेट या नो एक्टिविटी दोनों सेम ही लग रहा है। लेकिन इसमें आप डिफरेंस देख सकते हो
कि अगर आपका अकाउंट पूरी तरह से बंद रहा 2 साल तक तो उस केस में आपका डोरमेंट अकाउंट हो जाएगा, लेकिन अगर आपने कुछ भी ट्रांजेक्शन नहीं किया तो उस केस में वो हो जाएगा इनएक्टिवेट अकाउंट। तो इससे बचने के लिए आपको एक नहीं तो एक ट्रांजेक्शन करना ही पड़ेगा, और 12 महीने के बाद भी कर सकते हो या 12 महीने से पहले भी कर सकते हो। तो उस केस में आपका इनएक्टिवेट अकाउंट जो है वापस एक्टिवेट अकाउंट बन जाएगा। अब जीरो बैलेंस अकाउंट वो जैसे नाम से पता लग रहा है कि वो अकाउंट्स होते हैं जिसमें कोई भी पॉजिटिव वैल्यू में अकाउंट नहीं होता, या तो नेगेटिव वैल्यू में अकाउंट हो या तो वो जीरो बैलेंस हो। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू में बैलेंस कब चला जाता है, आपने लोन लिया हो या क्रेडिट लिया हो या ओडी लिया हो, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लिया हो, तो उस केस में आपका नेगेटिव में चले जाता है, तो उस केस में जीरो बैलेंस अकाउंट का जाता है। और इससे बचने के लिए जो है आपको कम से कम पॉजिटिव वैल्यू में पैसे रखने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये आरबीआई कुछ नए रूल्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर ध्यान देना है। इसके बाद नया गाइडलाइन भी लॉन्च किया गया फॉर एफडी एंड जो एफडी फॉर एनबीएफसी और आरडी के लिए, कि बोला गया कि जो भी एनबीएफसी और जो हाउसिंग कॉर्पोरेशन हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है, कि यहाँ से अगर यहाँ पे आपने एफडी कराया तो फुल विड्रॉ कर सकते हो 10,000 तक, जिसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं कमाओगे, और 3 महीने के अंदर जो है फुल विड्रॉल हो सकता है। अगर लार्जर डिपॉजिट हो तो उस केस में 5 लाख या 50% ऑफ दी जो पार्शियल विड्रॉ हो सकता है, और क्रिटिकल केस में जो है पूरा का पूरा फुल विड्रॉ हो सकता है, उसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। और अगर मैच्योरिटी होगी तो उसके लिए बोला है कि जो भी एनबीएफसी है उनको जो है 2 हफ्ते पहले ही जो है इन्फॉर्म करना पड़ेगा, जो भी पर्सन है उनकी जो है एफडी अगर मैच्योर हो रही है उनको। तो अब इसके ऊपर एक एक क्वेश्चन लगाते हैं, देखते हैं क्या क्या इसके ऊपर आंसर मिलेगा। एज पर द आरबीआई न्यू गाइडलाइन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एक्टिव अकाउंट विल बी क्लोज फ्रॉम दिस 1 जनवरी 2025 से। तो जॉइंट अकाउंट जो भी अबव बैलेंस 1,000 है, क्या ये बंद होगा? नहीं, ये तो बंद नहीं होगा। तो इसका आंसर सीधा आप देख सकते हो क्या होना चाहिए, बताइए। चलो मैं आपसे पूछता हूँ क्या होगा। एनआरआई अकाउंट विथ एनआरई अकाउंट विथ लो बैलेंस, करंट अकाउंट विथ एक्टिव बैलेंस, डोरमेंट अकाउंट नो एक्टिविटी फॉर मोर देन 2 years, सैलरी अकाउंट विथ लेस देन 6 month ऑफ यूज। क्या आंसर हो सकता है? तो इसका आंसर जो है आपको डी मिलने वाला है कि डोरमेंट अकाउंट विद नो एक्टिविटी फॉर मोर देन 2 years, तो 2 साल तक जब तक यूज ना हो तो उस अकाउंट को डोरमेंट अकाउंट बोला जाता है। और ये जो है रूल अभी आरबीआई ने लाया 1 जनवरी 2025 से। व्हाट इज द रिक्वायरमेंट टू अवॉइड क्लोजर ऑफ इनएक्टिवेट बैंक अकाउंट? तो ऑप्शन मिलेगा मेंटेन करो 10,000 रुपये, तो ऐसा कुछ बोला नहीं क्या, कि परफॉर्म एटलीस्ट एक ट्रांजेक्शन तो करो। हाँ, ये ऑप्शन सही है। तो आंसर क्या हो गया इसका? आंसर जो है बी हो गया। According to the RBI revised premature withdrawal limit rule for fixed deposit with NBFC and जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है, व्हाट विल द स्मॉल डिपॉजिट विद इन 3 month? कितना मैंने आपको बताया, इसका आंसर क्या मिलेगा? मैं आपको सीधे बता देता हूँ, 10,000 मिलेगा। ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है और उसको हम जल्दी खत्म करना है, 1 घंटे ज़्यादा हो गया, तो ऑप्शन इसका सी मिलने वाला है। नेक्स्ट चलते हैं, हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ 8 member कमिटी फॉर्म बाय द आरबीआई टू डेवलप अ फ्रेमवर्क फॉर रिस्पॉन्सिबल एंड एथिकल एआई यूज? तो किन को जो है चेयरपर्सन बनाया गया? राजीव कुमार, पुष्पक भट्टाचार्य, शशिकांता दास, रघुराम राजन जी, या इन्फोसिस के सीईओ? तो इसका आंसर आपको सीधे मिलेगा पुष्कर भट्टाचार्य जी, जो कि आईआईटी मुंबई के प्रोफेसर है। इनको जो है ये 8 member कमेटी का जो है मेंबर बनाया गया है, जो कि फ्री एआई के लिए बात करेंगे फाइनेंस सेक्टर में। तो ये जो फ्री एआई है, इसका मतलब है फ्रेमवर्क फॉर रिस्पॉन्सिबल एंड एथिकल, कैसे हम जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ कर सकते हैं फाइनेंस सेक्टर के लिए। तो उसी के लिए जो है एक कमेटी बनाई गई है, और इनका नाम है पुष्पक भट्टाचार्य जी, जो आईआईटी मुंबई से आते हैं, और इनको जो है रिपोर्ट 6 महीने के अंदर ही देने के लिए बोला गया बाय द आरबीआई। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, ये एक क्वेश्चन मैंने डाला है क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं, आपको सिर्फ एक पर्सन का नाम याद रखना है, वो पुष्पक भट्टाचार्य जी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है कौन से बैंक के ऊपर पेनल्टी लगाई है 47 लाख रुपीज़ का बाय द आरबीआई, कि इन्होंने जो है नॉन कंप्लायंस दिखाया इंटरेस्ट रेट ऑन डिपॉजिट। तो आपको इंडस बैंक मिल रहेगा, मणिपुर फाइनेंस, उसका जम्मू कश्मीर बैंक, कनाडा बैंक और इंडियन बैंक। बताइए आंसर क्या होने वाला है? तो इसका आंसर अगर आप ए सोच रहे हो तो सही है, इंडस बैंक के ऊपर ये पेनल्टी लगाई गई है। बाकी आप पेनल्टी यहाँ से सारे के सारे पढ़ सकते हो, वीडियो पॉज करके मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया हूँ। और नेक्स्ट आप यहाँ से पेनल्टी पढ़ सकते हो। ये क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क, इसका आंसर बताइए। और इसमें मेरा एक करंट अफेयर छूट गया, जो कि मैं आपको यहीं पे कवर करवा देता हूँ, कि आरबीआई ने जो है रिस्ट्रिक्शन हटाई गई है, लिफ्ट की गई है अरोहा स्मॉल फाइनेंस बैंक और डीएमआई फाइनेंस बैंक का। ठीक है, तो इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई थी और इनकी जो रिस्ट्रिक्शन अब हटा दी गई है। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान देनी है। और ये एक छोटा सा न्यूज़ था जो कि मैंने कवर नहीं कराया, बट आपको याद रखना है। तो ये हो गया हमारा जो मंथली करंट अफेयर्स था आरबीआई मैपिंग हब का, जिसमें हमने आरबीआई इन न्यूज़ कवर कराया इन डिटेल विद एमसीक्यू। मैं होप करता हूँ जो भी आपको समझाया, जो भी मैंने आपको समझाया आपको समझ आया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको इस वाले टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। इवन वीकली मंथली पीडीएफ और क्विजेस भी हम इस टेलीग्राम ग्रुप में करते रहते हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छा तो लाइक कर देना, और ऐसे ही कंटेंट देखते रहने के लिए सब्सक्राइब चैनल। अभी के लिए हम इतने रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।